हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये एमसीक्यू सुपर सीरीज में कर रहे हैं हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इसमें हमने टोटल कवर किए हैं। टोटल जो है आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, साथ में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके कई सारे क्वेश्चन जो है साथ में कवर होते चले जाएं। तो जिसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप देखोगे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को भी मिल सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर लिविंग। इन्होंने कहा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस है वो लेते हैं और जो भी लिविंग विंग है वो उसको यूटिलाइज भी करता है। उस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको ऐसे क्लोज मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। लाइक रेस्पिरेशन तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब कंफ्यूजन कहाँ पर होता है कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है या फिर एब्जॉर्प्शन है। तो जब आप बात आती है ना सिर्फ डाइजेशन की, तो आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा वो जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा हो गया डाइजेशन। लेकिन न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि आप बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ले भी रहे हो और साथ ही में जो बॉडी है उसको यूटिलाइज भी कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे लाइफ प्रोसेस के अंदर आप जो सबसे पहले पढ़ते हो न्यूट्रिशन, तो उसी चीज़ का है ये कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर द लिविंग। नेक्स्ट इज अमीबा टेक फूड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ। अमीबा जो है किस तरीके से अपनी, क्योंकि अमीबा क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का जो है ऑर्गेनिज्म है। तो वो किस तरीके से फूड को अपने अंदर लेता है? क्या उसकी बॉडी पे कोई स्पेशल ऑर्गन होते हैं या उसकी बॉडी पे सिलिया होती है या फिर वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपना खाना अंदर लेती है? तो वो उसका मेन जो आंसर है वो आपका सेकेंड का ए ऑप्शन होगा कि डिफ्यूजन के तरीके से ही अमीबा जो है फूड अपनी बॉडी के अंदर लेती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मेड बाई अमीबा विथ वाइल इट इन गर्ल्स फूड। जब फूड को अंदर लेता है तो एक किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये भी आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और होपफुली ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे। दैट इज जब अमीबा खाना लेता है अपने अंदर तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। वैसे तो अमीबा का आपका नॉर्मल जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब उसे खाना लेना होता है ना तो इस तरीके से वो थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है वहाँ पर। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? साइटोपोडिया। तो थर्ड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दिख रहा है। और ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का मुझे सीक्वेंस बताना है। सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि डाइजेशन जो है ना हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में माउथ तो जरूर होना चाहिए शुरू में, और लक बाई चांस क्या है, चारों के चारों ऑप्शन में ही माउथ है। अब देखिए, खाना को सबसे पहले आप मुंह में लेंगे, सलाइवा थोड़ा मोड़ा काम करेगा, फिर ओइसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाद में वो रेक्टम एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस 5 चीज़ों में बताना है, तो फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है एसोसिएटेड नहीं है, मतलब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा जो ग्लैंड है वो उसके बीच में नहीं आता है। लीवर एक इंपॉर्टेंट काम करता है, वो क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर है, इसको हाईलाइट करके भी याद रखना। सलीवरी ग्लैंड तो बिल्कुल हमारे काम करता ही है, सलाइवा जैसे ही हम खाना मुंह में लेते हैं वहाँ पे काम करता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। बट हम बात करें एड्रीनल, तो एड्रीनल का एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी जो इसका रिलेशनशिप नहीं है। और हमसे यही पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि एसोसिएटेड नहीं है, तो इसलिए हमारा फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। आप बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता? ऑप्शन है इलियम, स्टमक, माउथ और ओइसोफेगस। ठीक है ना, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट से बना हुआ है, जिसमें से आपका लास्ट वाला जो पार्ट है इलियम है, जहाँ पर चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। तो इलियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टमक के अंदर भी हमें पता है HCl होता है, वो भी
डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, माउथ भी कर रहा है, माउथ के अंदर जो है सैलिवरी एमाइलेस है जो भी स्टार्च को चेंज करता है, ठीक है ना। लेकिन ऑइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वो इट्स अ ओनली एक आप ये सोचिए कि डाइजेस्टिव कैनाल का एक पार्ट है जिसकी वजह से खाना जो है मुंह से लेकर स्टमक में जा रहा है, तो उसका काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज़ का याद रखना है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन सी चीज़ जो है हमारे स्टमक में, हमें सबको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन हमारे हाथ पैर पे गिरा दे जल जाएगा, तो जो स्टमक है बेचारा वो कैसे बच पा रहा है, ठीक है ना। क्यों बच रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो है एक लाइनिंग है म्यूकस की, ठीक है ना, एक म्यूकस है जो कि इस हार्मफुल इफेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करता है और इससे जो है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को बचा कर रखता है। तो 7th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। इसमें से उन्होंने ये कहा कि इनमें से कौन सा जो है पेप्सिन एंजाइम के फंक्शन को फैसिलिटेट करवाने का काम करता है, ठीक है ना। लाइक पेप्सिन अपने आप काम नहीं कर सकता, उसको एक स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है वैसे जो कि क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पेप्टाइड्स बनाता है, और लेकिन इसको एक्टिवेट, ये खुद एक्टिवेट नहीं हो सकता, इसको एक्टिवेट कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रेजेंट होता है स्टमक में, ठीक है ना। तो पेप्सिन एंजाइम काम करे इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड। इनसे हमसे इन्होंने ये पूछा हुआ है कि आप बताओ कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो कहाँ से सीक्रेट होता है और जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो जो पेप्सिन है वो स्टमक में जो होता है आपका सीक्रेट होता है, मतलब स्टमक जो है पेप्सिन को सीक्रेट करता है, और जो पेनक्रियाज है वो ट्रिप्सिन को सीक्रेट करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना है। और दोनों के दोनों जो है ना प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, मतलब पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन को ब्रेक डाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट व्हाट एंड लाइपेज डाइजेस्ट व्हाट। अभी हमने पढ़ा है कि ट्रिप्सिन जो है आपका, अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रिप्सिन भी पढ़ा और साथ ही साथ जो है हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के दोनों प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। तो ट्रिप्सिन तो डेफिनेटली क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, मतलब यहाँ पर तो डेफिनेटली जो है हमारा प्रोटीन आने वाला है। लेकिन लाइपेज के बारे में बात करें तो लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा 10th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सलाइवा कन्वर्ट। सलाइवा जो है हमारे माउथ के अंदर होता है, तो वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा डाइजेशन ने क्या कहा कि हमारा डाइजेशन जो है ना हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने खाते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल, जो स्टार्च होता है स्टार्च की फॉर्म में, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है सैलिवरी अमाइलेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 11th का आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जब मतलब कि पूरा डाइजेस्टेड हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, तो कौन सा ऐसा वाला इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है ना। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो भी हम खाना खाने के साथ पानी भी पीते हैं, एक्स्ट्रा लिक्विड जैसा हम कुछ खा रहे हैं तो भी पानी है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें न्यूट्रिएंट हैं उन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मतलब डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है थ्रू दी जो मतलब विलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई इज। जो इंटेस्टाइनल के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई की वजह से एक लार्ज सरफेस एरिया वहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से जितना भी हमने कुछ खाया है तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है जो भी बॉडी को चाहिए, बाकी रिमेनिंग तो हम निकाल ही देते हैं। नेक्स्ट है, द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज सच दैट इट ट्रांसफर विच टाइप ऑफ ब्लड टू लंग्स एंड विच टाइप ऑफ ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि लंग्स में जो है ना ब्लड साफ होने के लिए जाता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। मतलब कि हमारी बॉडी जो है
हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही ब्लड जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। हम उसको लंग्स के पास क्यों भेजते हैं? ताकि वो ऑक्सीजनेटेड करके हमें दे और फिर से हम रेस्ट ऑफ द बॉडी में भेज दें। तो ये जो आपका पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज सच दैट इट ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। हम क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजते हैं ताकि वो ऑक्सीजनेटेड कर दे और ऑक्सीजनेटेड होकर वो फिर से हार्ट में आता है और फिर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी में भेज दिया जाता है। ठीक है ना? तो 14 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम, वेन्स आर्टरीज और वेन्स दोनों का काम है, एक का काम है हार्ट से ब्लड को ले जाना पूरी बॉडी में और दूसरे का काम है कि पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में वापस लाना, फिर वहाँ से लंग्स में भेजना, लंग्स में साफ सफाई होकर दोबारा से हार्ट में आएगा, फिर पूरी बॉडी में जाता है। तो ये जो है प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब हमसे पूछा हुआ है कि वेन्स क्या काम करता है और आर्टरीज क्या काम करते हैं। अब देखिए, आर्टरीज का काम क्या है ना कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी हमारा एकदम प्योर वाला ब्लड है, वो क्या करेगा? आर्टरीज हार्ट से लेगा और पूरी बॉडी को पहुंचा देगा। बॉडी में गया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब बॉडी ऑर्गन से जो है सारा ब्लड इकट्ठा करके हार्ट के पास कौन लेकर आएगा? वेन्स लेके आएगा। ठीक है ना? तो 15 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट नोन एज। अब ये देखिए, ऐसे आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी में पहुंचाना, लेकिन और वेन्स का काम क्या है? पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट को देना। लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन केस है जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है ना? अब इन्होंने कहा कि एक ऐसा वेन्स जो क्या करता है? क्लीन ब्लड लाने का काम करता है। वैसे वेन्स का क्या काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब थोड़ा सा डर्टी ब्लड लेकर आता है, लेकिन एक ऐसा वेन है जो कि क्या करता है? लंग से डायरेक्टली क्लीन ब्लड को लेकर आता है हार्ट तक। ये दोनों एक्सेप्शन केस है। ठीक है ना? इस चीज़ को आप हाईलाइट करके याद रखना। तो वो कौन सा है? पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है ना? वेन्स का काम क्लीन ब्लड का नहीं है, लेकिन पल्मोनरी वेन ये काम करता है, लंग्स को से ब्लड को लेकर आता है हार्ट तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी आर्टरी है। वैसे बताओ आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज का काम है कि हार्ट से क्लीन ब्लड को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा हमारे फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। ठीक है ना? राइट वेंट्रिकल लाइक आपका हार्ट इस तरीके से 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक है ना? तो आपका ये जो राइट वेंट्रिकल यहाँ पर है, तो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करता है? ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय, मतलब कि जब हमारे हार्ट में ब्लड का पंपिंग होता है तो क्यों कभी बैक फ्लो नहीं होता, और बैक फ्लो होगा तो इंसान जिंदा भी नहीं रह पाएगा। ठीक है ना? तो उस चीज़ को रोकने की वजह से जो है हमारे हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? उसमें हमारे क्या होते हैं? अगर हम बात करें लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट साइड, इस तरीके से हम बात करें, हार्ट हमारा 4 चैम्बर में है, तो ये वाला आपका लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो इनके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इस साइड आपका राइट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल है, और इन दोनों के बीच में होता है आपका ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसकी वजह से जो है ब्लड कभी भी बैक फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट है लेफ्ट आर्टरियम कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम वॉट एंड राइट आर्टरियम कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वॉट। ठीक है ना? वैसे तो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी दे पाओगे। लेफ्ट आर्टरियम का काम क्या है? लेफ्ट वाला किस साइड है आपका? लेफ्ट इस साइड है। ठीक है ना? ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट आर्टरियम है। ओके, ये आपका क्या है? राइट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है? लंग्स से ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है ना? लंग से ब्लड को कलेक्ट करता है, जबकि राइट आर्टरियम जो है बॉडी पार्ट से सारा कलेक्ट करके यहाँ पर करता है, फिर ये यहाँ भेजता है, उसके बाद उस दोबारा से लंग्स में चला जाता है। तो इस तरीके से 19 का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोगुलेशन इन अ कट और वाउंड। इनमें से मतलब कि ब्लड का कौन सा वाला हिस्सा है जो कि बहुत ज़रूरी है
कि ब्लड कोगुलेट हो, मतलब अगर कहीं पे कट लग जाता है, कहीं पे घाव हो जाता है तो ऐसे तो खून बहता ही रह जाए, लेकिन उसको जमना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कोगुलेशन जो हमारा कहीं पे कट लगता है तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, तो वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से। 20 का सी ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्लड मतलब इनमें से क्या क्या काम करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेज आपका जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पास करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ आरबीसी। तो इसका मतलब है कि आरबीसी ये काम तो कर ही रहा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हम यूरिन निकालते हैं वो, और उसका भी वो ब्लड में ही है पूरी तरीके से, वही जाकर किडनी में दोबारा से प्यूरिफिकेशन होता है और यूरिया वाला पार्ट हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही काम ब्लड करता है, तो जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ब्लड प्रेशर जो है बीपी जिसे कहते हैं, बीपी चेक कराने जाते हैं तो एक आपके हाथ में ऐसा बांध दिया जाता है, फिर वो चेक करते हैं कि कितना आपका बीपी है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखना। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, तो वो होना चाहिए 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय द नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कॉल्ड। आर्टरीज और वेन्स जो है कनेक्टेड होते हैं बाय द नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ही नैरो सी ट्यूब से। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज वेन्स नहीं रह सकता, लेकिन हर जगह कहाँ वो चीज़ पहुंची होती है, दैट इज कैपिलरीज, ठीक है। 24 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर दैन ब्लड। ब्लड तो सर्कुलेटरी फ्लूइड है ही जो कि पूरी जगह घूम रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अलावा भी जो है एक कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड के रूप में घूमता है, तो वो क्या है, बात करें ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हो। अब क्या है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, प्लाज्मा, ये तीनों तो ब्लड के ही पार्ट है ना। लिम्फ आपका एक कदम अलग है, तो लिम्फ जो एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि ब्लड से अलग है। लिम्फ का मेनली काम क्या है कि बैक्टीरिया और जो भी अदर पार्टिकल्स है उसको रिमूव करना और फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करना। सेल में, टिश्यू में कहीं पर भी एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको वो लेकर चलता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ दिस सेल। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो हमारे सेल के किस वाले हिस्से में होता है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन का आंसर देना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब सिंगल जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है ना, और यहीं से एटीपी वगैरह का जो होता है सिंथेसाइज एंड ऑल, तो वो आपका वहीं होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड यूजिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज कॉल्ड। ऐसे जब डेफिनेशन आता है ना स्टूडेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो अभी क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने ऑब्टेन किया आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से, और उसको किसके लिए यूज़ किया, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अब देखो इसमें जो है ना स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूट्रिशन है कि रेस्पिरेशन है, ठीक है ना, न्यूट्रिशन है। लेकिन जैसे ही बात आ गई ना कि रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो, और हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करके फिर हम एनर्जी को प्रोडक्शन भी तो करते हैं ना, तो इसलिए आपका 27 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेस इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। जब हम मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सा सीक्वेंस होता है, मतलब पहले कहाँ पर फिर कहाँ पर फिर कहाँ पर, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे जो है ना डायग्राम बना के भी पूछ लेते हैं कि ए वाला पार्ट क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मतलब CABCD नाम दे। तो इस तरीके से आप याद जरूर रखिए कि आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना हम जब भी एयर अपने अंदर लेते हैं तो नॉस्ट्रिल सबसे पहले नाक का काम है, उसके बाद वो जाएगा फेरिंग्स में, उसके बाद वो जाएगा लैरिंग्स में, ठीक है ना, फेरिंग्स के बाद वो जाएगा लैरिंग्स में, उसके बाद वो जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो डायरेक्ट एल्वोलाई में नहीं जाता, लेकिन हमें यहाँ पर इतनी ऑप्शन है तो हम एल्वोलाई करेंगे। बाकी ट्रैकिया के बाद वो जाता है ब्रोंकाई में, उसके बाद जाता है ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वोलाई में जाता है, और उसके बाद वो ब्लड कैपिलरीज, मतलब जो कैपिलरीज होता है जिसके थ्रू जो है ऑक्सीजन को ब्लड में पास कर दिया जाता है, फिर वो पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपना पहुंचाने का काम कर लेता है, ठीक है। तो आपका 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं, मतलब ब्रीथ इन सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेना और ब्रीथ आउट
सांस बाहर छोड़ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक चीज याद रखो, दूसरा आपका जस्ट उसका अपोजिट होता है। जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना, डायफ्राम फ्लैटेंस हो जाता है। मतलब बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अभी हम देखते हैं ए और सी भी ठीक होगा तो ऑल ऑफ दीज जाएगा, नहीं तो बी तो भैया ठीक है ही। डायफ्राम फ्लैट्स होता है। जो रिब्स होते हैं ना वो डाउनवर्ड की तरफ मूव्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या, लिफ्ट अप बोल दिया, ये तो ब्रीथ आउट का बात बोल दिया, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट जो आपका काम होता है ब्रीथ इन के टाइम पे, वो चेस्ट कैविटी जो है वो लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है चेस्ट कैविटी। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, स्मॉलर, जो कि ब्रीथ आउट के अंदर काम होता है। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। और याद रखना, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम फ्लैट करता है, रिब्स जो है वो आपका डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, और इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी है ना वो बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है, रेस्पिरेशन का मतलब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है ना। जो भी हम खाना बना रहे हैं तो उसको एटीपी के फॉर्म में चेंज तो यही सब करेगा ना, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ना ह्यूमन बींग के अंदर, वो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इसी का काम है कि वो ऑक्सीजन लेकर जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ओके। नेक्स्ट है द पार्ट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा वाला ऐसा पार्ट है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हम अपने अंदर रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। तो वो जो है पोर्शन, मतलब वो हमारे किस वाले पार्ट में होता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो वो होता है एल्बोलाई एंड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया हुआ है। नेक्स्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। जब प्लांट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट उससे बन के निकलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब उससे जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो याद रखना, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है सम टाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। आप एकदम से आप ना कभी नहीं दौड़ते हो, एक दिन आप क्या करो, जाके पार्क में दौड़ डालो, आप क्या देखोगे, आपके जो लेग के मसल्स हैं ना उसमें बहुत तगड़ा वाला दर्द होगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला दर्द। वो क्यों होता है, ठीक है ना, वो होता है क्योंकि आप दौड़ रहे हो उस टाइम पे वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उसी की वजह से वो हमें पेनफुल क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन से, सेल के अंदर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है। तो सेल के अंदर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना तो वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज। सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट को पत्तियों से लेकर, खाना बनाने का काम तो पत्तियों में ही होता है, वहाँ से लेकर जड़ तक और पूरे प्लांट की बॉडी तक जो पहुँचाता है फ्लोएम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को, उस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट। ट्रांसपीरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो लॉस होता है और जो भी प्लांट में, तो वो ट्रांसपीरेशन है, लेकिन ट्रांसलोकेशन इज डिफरेंट, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the process of diffusion of solvent particles from the region of less solute concentration to a region of high solute concentration through semi permeable membrane is known as। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो डिफ्यूजन हो जाता है, कहाँ से, जहाँ पर लेस कॉन्सेंट्रेशन है ना वहाँ से जाकर वो हाई कंसंट्रेशन में पहुँच जाता है थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल, आप पानी में किशमिश रख दो, धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या होगा, फूल जाएगा, उसमें पानी चला जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन से उसमें हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ दी प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दी सॉइल थ्रू दी प्रोसेस ऑफ। अब जो प्लांट के रूट्स हैं, अब हम पानी कहाँ डालते हैं, पेड़ नीचे ही डालते हैं, ठीक है ना, जमीन में डालते हैं, जड़ के पास डालते हैं, लेकिन वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, मिट्टी से पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी हमारा जो है ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। 37 का सी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस द सेल ऑफ अ लीफ इज। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस जो है पत्ते में होता है, ये हमें पता है, लेकिन हम लीफ के अंदर कौन सा वाला सेल है जिसके अंदर ये जो है फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से पेड़ का रंग भी मतलब हरा होता है।
चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऐसा कौन सा इवेंट नहीं होता, मतलब इनमें से 3 इवेंट है जो कि होते हैं जबकि एक इवेंट उसमें से नहीं होता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है, बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होता कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस मेनली थ्रू विच स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जो प्लांट के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है तो वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, वो हमसे पूछा हुआ है। हमने इंसानों का तो पढ़ लिया, अब हम थोड़े से प्लांट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटल पोर्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। अब जो स्टोमेटा होता है ना, एक बार खुलता है एक बार बंद होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, वो गार्ड सेल्स की वजह से होता है। 41 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्टेड बाय। अब फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बना, मतलब फूड बना, जो भी चीज़ें बनी, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर भी होता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों लोग लगे रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, उसको ट्रांसफर करने का काम फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। अब प्लांट के अंदर कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर लीफ तक पहुंचा रहा है, तो ये काम करता है जाइलम। 43 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का फंक्शन आपको पता चल गया। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो एक्सक्रीटरी यूनिट है ना, मतलब तो वो आपसे पूछा हुआ है। पहली बात, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली परफॉर्म कौन करता है, किडनी के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन, और उसी को बोला जाता है एक्सक्रीटरी यूनिट। गलती से भी किडनी आंसर मत देना, जब भी यूनिट पूछे तो समझ लो आपको देना है नेफ्रॉन आंसर, ठीक है। 44 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इन द ह्यूमन बीइंग द चीफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, मतलब जो भी हमारे यूरिन में से निकलता है तो मेनली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, या फिर गुआनाइन होता है, ठीक है। ये हमसे पूछा हुआ है। तो ह्यूमन बीइंग मतलब जितने भी मैमल्स होते हैं ना, वो मोस्टली यूरिया को ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी में निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी ये बॉडी में रह गए ना तो एक टॉक्सिक अमोनिया बनाएंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जहरीला साबित होगा। तो जो इंसान है वो तो यूरिया निकालता है, लेकिन अगर कभी आपसे पूछ ले कि वर्ड्स हो गए, जितने भी रेप्टाइल्स हो गई, वो यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को बस थोड़ा सा याद रखना, अगर गलती से पूछ ले एग्जाम में तो याद रखना है। नेक्स्ट है द फिल्टर्ड यूरिन इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन। अब यूरिन को फिल्टर करने का काम जो है किडनी ने कर दिया, तो थोड़े ऐसा तो है नहीं ना कि फिल्ट्रेशन तो हर टाइम होता रहता है, तो हर टाइम वॉशरूम में तो नहीं बैठे रह सकते। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसा वाला पार्ट है जहाँ पर वो टेम्पोरली स्टोर रहता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हमें उसे एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो जो आपका है वो कहाँ पर स्टोर होता है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। 46 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। एक आप उस चीज़ का नाम बताओ, उस ट्यूब का नाम बताओ जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट, मतलब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जब वो कलेक्ट होने के लिए आएगा यूरिन, तो कोई तो लेकर आएगा ना, ठीक है ना, कोई तो लेकर आएगा, तो वो कौन है, यूरेटर है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillary। अब नेफ्रॉन का कौन सा वाला हिस्सा है जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जो भी हमारे ब्लड में जो भी हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस बचे हुए हैं, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सॉल्ट्स है, वाटर को, तो उसको वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और जो मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल उसी को तो फेंकेगा ना बाहर, सबको तो नहीं कर देगा, क्योंकि ये तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर देता है। तो ये काम किसका है, नेफ्रॉन के किस वाले पार्ट का ये काम है, तो वो पार्ट करता है ट्यूब्यूल, ठीक है। ये नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेना कभी, वैसे तो इस बार आपका एमसीक्यू टाइप है तो डेफिनेटली आप बनाने के लिए तो वो दे नहीं सकते, सिंपल सी बात है। फंक्शंस आप सबको पता रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आर्टिफिशियली टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी ब्लड। अब किसी इंसान का किडनी फेल हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि किडनी फेल होने पर इंसान मर ही जाए। अब गरीब है तो डेफिनेटली अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस इंसान के पास पैसा है तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान काफ़ी दिनों तक जिंदा रह जाता है, और जब तक वो दूसरी किडनी का इंतजाम भी कर लेते हैं।
तो आर्टिफिशियली तरीके से अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकाला जाए ब्लड से और फिर उसको ब्लड को क्लीन करके दोबारा से बॉडी में भेज दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज हीमोडायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? कौन से केमिकल का यूज करते हैं हम ये पता करने के लिए कि किसी भी चीज में स्टार्च मौजूद है कि नहीं है? तो वो है आपका आयोडीन सॉल्यूशन। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है और इस क्वेश्चन का जो है ना मैं चाहती हूँ आप सब लोग जवाब दें। विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर लाइफ प्रोसेस? इनमें से ऐसा कौन सा है जो लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में देंगे। थोड़ा सा हिंट अगर मैं दूं तो उस चीज़ के बारे में ना इस चैप्टर में डिफाइन नहीं किया, मतलब उस चीज़ को लेकर इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में नहीं, किसी और चैप्टर में तो बताया है क्योंकि वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट तो मैंने दे दिया, होपफुली आप सभी जो है इसका करेक्ट आंसर दोगे। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसका जो पीडीएफ है मैं वो आपको टेलीग्राम में दूंगी, टेलीग्राम से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए, अपने दोस्तों के साथ खेलिए और एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करते रहिए।